नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मक़दम है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम यहाँ पर अमराज के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से हम इन अमराज से बच सकते हैं, इसके बारे में हम तबादला ख्याल करते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। आज हम एक ऐसी मुज़िर बीमारी, एक ऐसी मुज़िर मर्ज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। हालांकि उसका इलाज अभी तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। जी हाँ, एड्स के नाम से ही हम थोड़ा सा सकूनत इख्तियार कर लेते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि जब एड्स की बात होती है तो सेक्स की बात होती है या फिर कुछ इन्फेक्टेड इंजेक्शंस की बात होती है। लेकिन इसके ऊपर खुलकर बात करने की आज ज़रूरत है। क्या है ये मर्ज़ और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर BL शेरवाल। डॉक्टर BL शेरवाल, आपका खैर मक़दम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं फॉर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ साथ आप डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब फाउंडर चेयरमैन भी रहे हैं सेंटर फॉर HIV टेस्टिंग के। डॉक्टर साहब, बड़ा लंबा आपका तजर्बा है और बात सीधी हम शुरू करेंगे, बजाय इसके कि हम कोई तमहीद बांधें, कोई इंट्रोडक्शन करें। एड्स जो है जैसे ही सुना जाता है तो डर लगने लगता है क्या ये? एक बहुत ही अवामुन्नास समझ जाए, एक आम आदमी समझ जाए एड्स क्या है। पहली बात तो जब एड्स की हम बात करते हैं, एक्चुअली एड्स से पहले HIV का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। HIV एक वायरस है, ह्यूमनो वायरस जी। और एड्स उसके कारण जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एड्स। तो इसलिए HIV जो है शुरुआत हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि HIV एक ऐसी वायरस है जी जिसके लिए शुरुआत में आपने कहा HIV एड्स, उससे लोगों को डर लगता है। बिल्कुल, वो कुछ हद तक हम कहेंगे इसके लिए डरना चाहिए। अच्छा। लेकिन डरने के साथ साथ मैं कहूँगा कि इसके लिए जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अगर जागरूक होगा, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआत में आपने कहा कि इलाज संभव नहीं है, कोशिश चल रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। आज की डेट में इलाज अच्छा इलाज है, कंप्लीट इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलाज है। बिल्कुल। और इतना जो है 2004 से जब से इलाज शुरू हुआ, अब इस स्टेज पे आ गए हम जी कि इतना ज़्यादा जहाँ तक डरने की बात है, हम इलाज जो है वो जो पेशेंट को इन्फेक्शन होती है जी, उनको हम इलाज दे सकते हैं आज के, जिसकी हम बाद में बात करेंगे कैसे देना है। बिल्कुल। तो अभी HIV से जो है हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में क्या होता है कि HIV हमारे शरीर के अंदर जी जाता कैसे है? बिल्कुल, मतलब वजूहात सबसे पहले उसका कारण क्या है, रीजंस क्या? अगर हम लोग जो है इस चीज़ को समझ लें कि अगर 4 कारण हैं, सबसे पहला कारण जो और सबसे कॉमन कारण जी सेक्स, वो भी हम बात करते हैं कि सेक्स के बिना तो दुनिया नहीं है, लेकिन अनप्रोडक्टिव सेक्स, बिल्कुल, या मल्टीपल पार्टनर, बिल्कुल, या कैजुअल सेक्स वर्कर के साथ सेक्स, बिल्कुल ठीक, या MSM ट्रांसजेंडर के साथ। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस। राइट। साथ में इंट्रावीनस ड्रग यूजर जो हैं, अच्छा, जो ड्रग्स लेते हैं बिल्कुल ठीक, नशे के लिए, और एक दूसरे के साथ वो इंजेक्शन शेयर करते हैं, बिल्कुल, तो उससे एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम टेस्ट करते हैं और उसका बाई चांस इस तरह से विंडो पीरियड में पेशेंट का, डोनर का जो ब्लड है जी। और उस टाइम टेस्ट किया गया हो और वो उस व्यक्ति को चला जाता है, तो उसके चांसेस है कि वो
HIV पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो है एक चौथा जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ओके, माँ से बच्चे को जा सकता है। ओके, क्योंकि अगर माँ गर्भवती है और वो HIV पॉजिटिव या रिएक्टिव जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके खून के जरिए बच्चे में चला जाएगा और बच्चा के चांसेस होंगे कि वो HIV पॉजिटिव पैदा होगा। तो ये 4 कारण मेन हैं, ये जरूरी है। और इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ समझ लें कि इसके लिए कभी भी HIV ट्रांसफ़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि वो खून या जो बॉडी सिक्रीशंस हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो। ओके, बॉडी सिक्रीशन का मतलब जैसे सीमन है या ब्लड स्टेन स्पुटम है या पस है जो बॉडी स्टेन, वो अगर एक दूसरे से टच ना हो और वो मान लीजिए स्किन पे लगता है और वहाँ पे जख्म है, तो वो अंदर जा सकता है। ऐसे ही जो है कई सारे टैबूज भी हैं, जैसे भी कि किन कारणों से नहीं फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात। क्यों जानना ज़रूरी है कि जब किसी को पता लगता है कि HIV है तो डिस्क्रिमिनेशन होती है। मान लीजिए खुदा न खासा किसी में HIV ट्रांसफ़र हो गया और उसको कुछ पता नहीं है, तो शुरुआती अलामात क्या सामने आ सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यही एक दुख की बात है कि शुरुआत में अगर मान लीजिए कोई आदमी एक्सपोज होता है, एक्सपोज कैसे होता है? इन 4 कारणों से। बिल्कुल ठीक। अब ये बात आती है कि मान लीजिए ये एक्सपोजर उसका 1 हफ्ता पहले हुआ, तो आज वो पेशेंट आ जाता है हमारे पास, तो उस मरीज़ का जो है खून की जांच करने का हमको फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि हम जो टेस्ट करते हैं उसके जो एंटीबॉडीज बनती हैं जी, उसके लिए मिनिमम कुछ टाइम चाहिए हमको। अच्छा, इसे ही विंडो पीरियड कहते हैं आई थिंक। हाँ, वो एक विंडो पीरियड बोलते हैं जी। और इसीलिए हम जब तक विंडो पीरियड बेसिकली होता है कि जब तक कोई कीटाणु शरीर में घुसता है उसके बाद उसको डिटेक्टेबल कर सकते हैं हम, या उसके लक्षण अपीयर हो जाते हैं दोनों तरीके से। तो वो उस पीरियड को हम विंडो पीरियड बोलते हैं। तो ये कितना होता है? इसमें जो है हम यूजली हम मानते हैं अगर एंटीजन डिटेक्शन मेथड है हमारा तो 3 वीक 21 डेज हम मानते हैं। लेकिन यूजली हम इसमें क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं यूजली हम जब स्क्रीनिंग में करते हैं, तो इसलिए 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक अच्छा डिपेंड करता है कि 6 महीने मिनिमम वेट करें और 6 महीने के बाद वो टेस्ट करेंगे, उससे पता लगता है कि आप पॉजिटिव है या ये कहते हैं रिएक्टिव है, HIV रिएक्टिव। बिल्कुल। और आपको शरीर में HIV का जो एंट्री हुई थी वो आप बता सकते हैं कि नाउ यू आर इन्फेक्टेड विद HIV। लेकिन एड्स नहीं है। एड्स नहीं है क्योंकि अभी हमें पता है कि 8 से 10 साल लगते हैं उसको एड्स तक पहुंचने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी को 8 साल हैं, किसी को जो फास्ट रिस्पॉन्डर हैं उनको 6 साल में भी हो सकता है, 5 साल में हो सकता है, या कईयों को 10 साल के बाद भी हो सकता है, जो लेट रिस्पॉन्डर हम बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए डॉक्टर साहब पहुंचा ही नहीं मरीज, वो बिल्कुल इग्नोरेंट है, मरीज़ नहीं पहुंचा और इत्तेफाक से वो कुछ ऐसे हालात में पड़ गया कि वो एक्टिव हो गया, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। अब क्या परेशानियां जिस्मानी तौर पर वो फेस कर सकता है? बहुत सारे लोग इलिटरेट या अनएजुकेटेड जितने लोग हैं उनको तो पता नहीं कि ये मर्ज भी होता है नॉर्मल, क्योंकि सेक्स की एक नॉर्मल ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वो अगर उनके पार्टनर HIV कैरी करें तो इट गेट ट्रांसमिटेड और उनको पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके जो है ना उनको जो है HIV का कोई अपना लक्षण नहीं है। अच्छा, HIV क्योंकि हम जब बात करते हैं एड्स का जो है उसका कोई अपना लक्षण नहीं है। HIV क्या करता है, वो हमारे शरीर में इम्यून डिफिशिएंसी करता है। ओके। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो कम होने लगती है।
क्योंकि ये कीटाणु जो है जाकर असर करता है CD4 सेल होते हैं हमारे खून के अंदर। जी जी जी। क्लस्टर डिटर्मिनेंट CD4 एक टाइप के सेल होते हैं okay. जो हमारे इम्यूनिटी में काम आते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। right. और वो ही हमारे इसके लिए लड़ते हैं ताकि अगर कोई कीटाणु अंदर आता है तो उसको जो है ना बाहर निकालते हैं। तो बड़े सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपका एक फार्म या एक हाउस जो है फेंस हट गई, अब जो है ना चोर कहीं से भी घुस सकता है। बिल्कुल। तो इसी ऐसे ही हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हम बोलते हैं। जैसे ही जो पेशेंट का जिसको पता नहीं था और वो हेल्थ सेंटर पे नहीं पहुंचा, बिल्कुल, इसीलिए वो HIV का जो कीटाणु था वो प्रोग्रेस करता रहा। प्रोग्रेस कैसे करता रहा? मल्टीप्लाई करता रहा और उसका वायरल लोड बढ़ता रहा। जितना वायरल लोड बढ़ेगा उसके साथ साथ ही जो CD4 का काउंट है वो कम हो जो आमतौर पर 800 से 1000, 800 से 1200 लीजिए जी, तो वो रहेगा। और जैसे ही ये नंबर बढ़ते जाएंगे, हमारे वायरल लोड बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से आपका CD4 नीचे जाता जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि दूसरी बीमारी जो है ना इमीडिएटली जैसे चाहे कम होता जाएगा। और 200 पे तो आमतौर पर डिफरेंट तरह की बीमारियां उसके लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए उनको जो बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, ये तो रूटीन में हो ही जाएगा ये। तो इस तरह के लक्षण जो है होते रहेंगे उसको, जो है ना, या स्किन पे और ऐसा है पे है और देयर आर डिफरेंट इश्यूज। हाँ, ये जितनी अलामात हैं इनसे लगता है कि मतलब अगर ये काफ़ी वक्त तक ठीक नहीं हो रही हैं, जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, तो हमें लगता है कि तशवीश की ज़रूरत है और फिर हम उसको जाके कंसल्ट करें। तो और अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या एक आम आदमी सीधे किसी भी सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करवा सकता है? कौन से नॉर्मल टेस्ट होते हैं? मैंने सुना है कि जैसे एक एलिज़ा टेस्ट होता है या और भी 2-4 टेस्ट होते हैं। क्या ऐसे टेस्ट करवाए जा सकते हैं सीधे जाकर बगैर किसी रेफरेंस के? जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी आदमी, हाँ जी, बिना किसी डॉक्टर के रेफरेंस के या पर्ची के, हाँ जी, वो ICTC सेंटर में जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल वॉलंटरीली है। और आम तौर पर मैं और आप भी जाएं अगर किसी सेंटर में जाके ये कि मेरा ब्लड टेस्ट कर दिए, इसके लिए कोई आदमी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसका पर्चा लाइए। ओके। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे को और आपको भी जाकर अपना HIV टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल। आज की डेट में हमको सबको पता होना चाहिए कि हम HIV पॉजिटिव हैं कि नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए जहाँ जिस पेशेंट का एक्सपोजर लगता है, जागरूकता है उसको, तो वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाए। वहाँ पर ICTC सेंटर आमतौर पर अब बहुत सारे सेंटर गवर्नमेंट ने खोले, लगभग हर हॉस्पिटल में शायद ऑलमोस्ट। तो इसलिए उसकी कोई कमी नहीं है अभी। तो और नहीं है तो नज़दीक के किसी और सेंटर में जरूर होगा, जा सकते हैं। और अभी तो प्राइवेट भी जो सेंटर हैं ICTC सेंटर के साथ साथ हम FICTC सेंटर बोलते हैं उसको, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी NACO सपोर्ट करती है। तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें उसको बेसिकली ICTC सेंटर में क्या जरूरी है कि वहाँ काउंसलिंग जरूरी है। काउंसलिंग जरूरी है और उसके बिना टेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं ICTC सेंटर जाए। तो इस पेशेंट को जब भी जाएगा उसको बिना किसी रेफरल के ट्रीटमेंट एकदम जो है टेस्ट होगा। और टेस्ट होने के बाद उसको टेस्ट आज की डेट में, हम पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट की हम बात करते थे कि जी 1 होगा 2 होगा फिर कंफर्म करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हम आजकल रैपिड टेस्ट की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। जो विद इन हाफ एन आवर आपको रिजल्ट दे देता है, ताकि हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है जैसी आए उसको एक विजिट में कम से कम पता लग जाए कि वो है। अदरवाइज तो क्या होता है कि यूजुअली मरीज आता है और वो खून दे के चला जाता है, वो अगले दिन आएगा नहीं, तो उसको थोड़ी सी लापरवाही बाद आएगा। तो इसमें हम चाहेंगे कि तुरंत उसको इलाज शुरू हो। जैसे ही आया उसको काउंसलिंग होती है, उसके बाद खून की जांच करते हैं, उसके बाद जब रिपोर्ट देते हैं वो भी हम उसको काउंसलिंग के थ्रू देते हैं। काउंसलिंग का क्या बेनिफिट है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा इस प्रोग्राम के दहशत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें उसको, जैसी HIV एड्स की रिपोर्ट आती है कि HIV की रिपोर्ट ये आपका है, ये पॉजिटिव ले जाइए आप, तो ये काउंसलिंग करते टाइम ये काउंसलर का सबसे पहला काम है, वो एक उनका एक सबसे अच्छा दोस्त है काउंसलर। बिल्कुल सही बात। काउंसलर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जो मरीज आता है जब
उसको सबसे अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसकी बात सुने, उसको भाषण नहीं दें, बिल्कुल ठीक है, उसका दर्द सुने, उसकी आप बीती सुने और उसके बाद उसके लेवल पर जाकर बात करें। अगर वो करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ उस लेवल पे बात करेगा जो वो किसी और के साथ नहीं बात कर सकता। आपके मान लीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन अगर आप उस लेवल पे, काउंसलिंग का काम ही यही है, तो आपको कंफर्ट लेवल, उसके बाद जब आपकी जांच हो जाती है, पेशेंट का खून लिया जाता है, उसके बाद जब रिपोर्ट देनी होती है, बिल्कुल, तब आप पहले इंसान हैं जो उस मरीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि क्लाइंट हम कहेंगे, बिल्कुल, और आप उसको खबर दे रहे हैं कि आप HIV से ग्रस्त हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत महत्व है कि आपको किस तरह से उसको ये कहना है, उसको ये बताना जरूरी है कि HIV हो गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप अच्छी क्वालिटी का इलाज संभव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर काउंसलर का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर माँ से ये मर्ज़ जो है बच्चे को आता है, क्या पहली बात तो क्या आ सकता है या बच्चा सेफ रह सकता है? अगर माँ को है तो बच्चे को होने के क्या पूरे चांसेस हैं? नहीं, पूरे चांसेस नहीं हैं। ओके। लेकिन चांसेस हैं। तो इसीलिए अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है जी, WHO की भी और NACO की भी, अब जैसे ही पता लगता है और मदर का, हम ये कहते हैं कि कंपल्सरीली HIV टेस्ट होना चाहिए। और अगर ये पता हो कि वो HIV पॉजिटिव है, HIV रिएक्टिव है, तो उसको इमीडिएटली एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी पे डाल देते हैं, ताकि जो है वो ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड जीरो हो जाए। तो अगर पूरा ट्रीटमेंट लेंगे और फिर लाइफ लॉन्ग लेंगे वो, अच्छा, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप फिर जैसे बच्चा पैदा होता है, हम पहले यूजली क्या होता था कि 1.5 साल तक हम वेट करते थे। अच्छा, 1.5 साल के बाद हम बता पाते थे कि अभी ये पॉजिटिव है कि नहीं है। लेकिन अब टेस्ट ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्ट प्रोवायरल RNA ढूंढ पाते हैं और उसके कारण जो है ना DBS एक वो है, ड्राई ब्लड सैंपल लेते हैं उसका, उसके जरिए हम बता पाते हैं और 1.5 साल के अंदर ही हम उसका पता लगा लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, तो उसका इलाज हम शुरू कर देते हैं। बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो उससे कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल खतरा है। अच्छा। लेकिन जैसे अगर दवाई लेती है मदर तो खतरा नहीं है, खतरा कम हो जाए। हालांकि यूजली हम कहते हैं कि एक्सप्रेस करके जो है वो हम दे ब्लड, मिल्क, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर चलते हैं कि खून बहुत चढ़ाया जाता है, वहाँ पर इस चीज़ की चेक जो है वो बहुत ज़रूरी, कैसा चेक होता है? क्या कभी ऐसे मामला सामने आए हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड आ गया है? अगर ऐसा मामला सामने आया है तो सरकारी तौर पर इसमें क्या मामला सामने आता है? नहीं, ये पहले था 90s से पहले, जब गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन है और बहुत सेंसिटिव किट्स जो अवेलेबल हैं आज की डेट में, जो आमतौर पर हम सेंट्रल सर्वेलेंस में यूज नहीं करते लेकिन ब्लड बैंक में करते हैं। अच्छा। और वहाँ पर हम जब तक श्योर नहीं हो जाते हैं, हाँ, सारे ब्लड जितने भी डोनेशन होते हैं उसका पहला काम ये है कि उसको ब्लड टेस्ट किया जाए फॉर HIV, फॉर हेपेटाइटिस B, फॉर हेपेटाइटिस C, और सारे जितने भी और पैरामीटर हैं, चाहे वो सिफिलिस है उसके लिए भी करते हैं और इवन मलेरिया के लिए भी करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो होना, तो अभी इतनी प्रिकॉशन ली जाती है। अच्छा। फिर भी जैसे मैंने कहा कि विंडो पीरियड में कुछ एक इस तरह से केसेस हो सकते हैं। अच्छा। कि उसमें विंडो पीरियड में अगर हैं तो वो नहीं आएगा वो। इसका तरीका एक जो है बचने का, जो आजकल करते हैं कि जब हम ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड रिलेटिव देते हैं तो उसके अंदर डिस्क्लोजर फॉर्म है उसमें। अच्छा। अगर वो ये कहता है कि वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर स्टेटस उस पर लिखता है। अच्छा। तो वो ब्लड उसका नहीं लेते हम लोग, देना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और हम उसको एक तरह से सैंपल पता होना चाहिए कि उसमें कहीं ऐसे चांसेस तो नहीं है कि ये
HIV इसमें हो सकता है, तो उसी स्टेज पे हम रोक देते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, ये तो हम एक अवाम उन्नास की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में, और वहाँ पर बहुत लोग नर्सेज हैं या और लैब में इतने लोग काम कर रहे हैं, और दे रेगुलरली कमिंग अक्रॉस विद टेस्टिंग ऑफ ब्लड्स एंड ऑल सच थिंग्स। वहाँ की मैं चाहूँगा कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली पेशेंट और हेल्थ के वर्कर का इतने क्लोजली हम लोग काम करते हैं जी, और इस तरह के एक्सीडेंट होने नहीं चाहिए, बट होते हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार जो है इंजेक्शन देते टाइम जो है, या रिकैप करते टाइम, या सर्जरी के दौरान, या वेस्ट कलेक्शन के दौरान, या सफाई करते टाइम, बिल्कुल अलग अलग जो है हेल्थ के वर्कर के एक्सपोजर हो जाता है। वो नीडल शार्प बोलते हैं, तो उसके लिए इमीडिएटली है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता अच्छा। है। इमीडिएटली हर इंस्टीट्यूशन में एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेटेड है अच्छा फॉर डायग्नोसिस, और एक जो है फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा। तो उसका पहला काम यही है कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट करे नोडल अफसर को। नोडल अफसर उनके साथ बैठ के थोड़ी सी उनको बातचीत करना, इंटरेक्शन करना जरूरी है, बिल्कुल, सो दैट वी कैन कम टू नो कि वो किस तरह का एक्सपोजर हुआ, बिल्कुल ठीक है, कितना डीप हुआ, और क्या मरीज की हालत थी, वो HIV पॉजिटिव था, रिएक्टिव था, या डे केयर अगर है तो पेशेंट ही चला गया, पता नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी गाइडलाइन है, ओके। उसके हिसाब से उसको हम काउंसिल करते हैं, उसका बेसलाइन ब्लड लेते हैं, और उसके बाद उसको इमीडिएटली प्रोफाइलैक्सिस जो है हम ART दे देते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे निडल स्टिक इंजरी हुई तो आदमी का इमीडिएटली क्या होता है कि उसको मुंह में डाल लेते हैं, ब्लड चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक हेल्थ के वर्कर, डॉक्टर लोग तो को पता है कि ऐसा नहीं करना, लेकिन कई बार जो है क्लास 4 या 3 के लोग जो है वो करें, तो इसलिए उनको ये एडवाइस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साथ में जो है वो उसको दबा देते हैं और उसको कोशिश करते हैं करने की, वो नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वो नहीं करना, नहीं दबाना नहीं चाहिए। दबाने के काज क्या होगा, आप जो है उसको दबा रहे हो, इंजरी क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब जो है ना, वो अगर उसमें कीटाणु है तो वो आप उनको फास्ट कर रहे हो घुसने के लिए। बल्कि आप जो है ना अपना सिंपली आप हैंड वॉश करिए, नॉर्मल हैंड वॉश विद दी सोप एंड राइट। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यूथ का भी बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, और कई बार थोड़ी सी हम गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं, तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि 4 तरह से HIV हो सकता है, बिल्कुल, उसके साथ ही आमतौर पर सोसाइटी में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से नहीं फैलता। जैसे आप HIV संक्रमित आदमी के साथ हाथ मिलाएंगे, बिल्कुल ठीक है, उनको हक करेंगे, या उनका तौलिया यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक, या उनके साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, तो इस तरह से इवन मच्छर काटने से कई लोग कहते हैं जी, तो ये भाईचारे से कहेंगे हम, तो इस तरह से जो है ना कोई भेदभाव ना करें, उससे आपको HIV फैलने वाला नहीं है। उसके बाद जो है, इसीलिए यूथ का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि ये बीमारी जो है 15 से 45 के साल के बीच की बीमारी हम कहते हैं, क्योंकि एक्टिव सेक्सुअल एक्टिव लोग हैं। यूथ में एक्चुअली जब 14-15 साल के बच्चे होते हैं, बच्चे के मन में कुछ सवाल आते हैं, बिल्कुल ठीक, जो टीनेजर होते हैं ना जी, उनको उनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, बिल्कुल, तो उनको जिज्ञासा रहती है बात करने की, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उस टाइम जो है ना, जब भी बच्चा उसकी बात करता है ना, तो हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं या उसको डांट देते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको कहेंगे तुम गंदी बात कर रहे हो जो है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ ये बहुत समझाना कि व्हाट इज़ बैड टच, व्हाट इज़ गुड टच। सेक्स एजुकेशन एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारे हेल्थ मैनेजमेंट का। उसके साथ ही आप जो है कॉन्डम की प्रमोशन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो कॉन्डम एक ऐसा बैरियर है जो कीटाणु
एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे नहीं जाने से रोक सकता। बिल्कुल ठीक। फिर एक तरह से डीप किसिंग जो है, फ्रेंच किस किसको स्मूच बोलते हैं जी, उसके अंदर जो है अगर आपके मुंह में छाले हैं तो कीटाणु एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकते हैं। साथ में हाई रिस्क सेक्स जो है, जिसको अननेचुरल सेक्स बोलते हैं, मैन हैविंग सेक्स विद द मैन या सेक्स विद द ट्रांसजेंडर्स, ये बहुत ज़रूरी है समझाना कि ये अननेचुरल सेक्स है और इसको जो है अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बच्चों को अगर आप उस टाइम बताएंगे कि व्हाट इज़ नॉर्मल सेक्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जो MSM है उनका जो गलत तरीके से सेक्स करते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। साथ ही साथ जो है आप कैजुअल सेक्स वर्कर से जो है सेक्स करना या संभोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जितने कम से कम पार्टनर हों आपके, यू शुड बी फेथफुल पार्टनर। श्योर। सेक्स जो है हमेशा अपने जो सेक्स पार्टनर है, अपने लाइफ पार्टनर, जैसे अगर शादी होती है या गर्लफ्रेंड है तो आपका जो रिलायबल सेक्स पार्टनर है जिसके साथ आप वो संबंध बनाइए तो आपका जो है वो कोई चांसेस किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी तफसील से डॉक्टर साहब आपने बताया है तो हम उम्मीद करते हैं कि सेक्स को लेकर और एड्स को लेकर, HIV को लेकर जो एक टैबूज बने हुए हैं लोगों के जहन में, वो शायद अब दूर हो सकते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। आज की डेट में एड्स जब हो जाती है उसका इलाज संभव है, बिल्कुल वो हम नहीं बता पाए क्योंकि अभी गाइडलाइन चेंज हो गई है। पहले जो है हमारे पास अलग अलग चरण हैं जी, NACP 1, 2, 3, 4। हम अब स्टेज में हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान अभी NACO का है। उसके अंदर जो है गोल हैं उनके जो हैं, और उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ड्रग हम देते हैं। उसमें गोल क्या है कि 2020 तक क्या होना है, 2024 तक क्या होना है, 2030 तक जो है ना हमने HIV एंड करना है इंडिया। सो 2020 में ये है कि 75% HIV का रिडक्शन होना 75 जो है न्यू केसेस का रिडक्शन होना चाहिए। साथ में 90-90-90 वो इम्पॉर्टेंट है कि 90% लोगों को HIV का स्टेटस पता होना चाहिए बिल्कुल। और उनमें से 90% लोगों को ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए और उनमें से 90% लोग जो है ठीक हो जाए, वो 0% वायरल लोड पे चले जाए। तो ये बहुत बड़ा एक गोल है, बहुत बड़ा गोल है। और इसके बाद जो है 2024 में इसको हम कहते हैं 80% जो है डिडक्शन हो जाए और 95-95-95। बहुत खूब डॉक्टर शेरवाल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्लान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुज़िर बीमारी से हमारे हिंदुस्तान के अवामुन्नास जो है वो अपने आप को बचा सकेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरवाल हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्कार नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे एड्स पर और मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बेहतर जानकारी डॉक्टर शेरवाल ने यहाँ पर मुहैया कराई है कि हम किस तरीके से एड्स से बच सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हम इसकी चपेट में आ भी गए हैं तो कैसे अपने आप को हम सेफ रखें। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurdu@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। आदाब।